प्रिय विद्यार्थियों, द्रव अवस्था के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग आता है द्रव जल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। मीन्स जल द्रव अवस्था में होता है तो उसकी संरचना क्या होती है। देखिए, द्रव अवस्था की संरचना का जो अध्ययन है सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया था 1938 में, मॉर्गन और वारेन। और इन्होंने इसके लिए एक्स किरण विवर्तन विधियों की सहायता ली थी। किसके सहायता से? एक्स किरण विवर्तन विधियाँ। इन्होंने बताया कि जल के अणुओं के बीच वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण बल, जिसे कि हम द्विध्रुव आकर्षण कह सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्यों भाई? क्योंकि जल ध्रुवीय अणु होता है, तो एक ध्रुवीय अणु दूसरे ध्रुवीय अणु को आकर्षित कर रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? द्विध्रुव आकर्षण। अब देखिए, यहाँ पर जब एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि प्रत्येक जल के अणु के चारों ओर 4 जल के अणु चतुष्फल की स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। मतलब एक जल का अणु 4 जल के अणुओं से चतुष्फल के रूप से घिरा होता है। अब यहाँ पर जब हम समन्वयी संख्या की बात करते हैं तो एक ताप का परास देखें, परिसर 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में समन्वयी संख्या जो आती है वो 4.4 से 5 तक होती है। तो इससे ये पता चलता है कि व्यवस्था चतुष्फल की है, जो कि हमने पहले भी कहा कि ये चतुष्फल की व्यवस्था में एक जल के अणु के चारों ओर 4 जल के अणु उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर सारणी में विभिन्न तापों पर समन्वयी संख्या दी गई है। जैसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.4, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.4, अगेन पुनः 30 डिग्री पर बढ़ गई 4.6, और 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.9 और 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 4.9। अब देखिए, अगर जल की ठोस अवस्था हम देखें, सॉलिड स्टेट जिसे बर्फ कहते हैं, वहाँ पर समन्वयी संख्या निश्चित 4 होती है। और यहाँ व्यवस्था कौन सी होगी? समचतुष्फल की, टेट्राहीड्रल। लेकिन क्या होगा, जब ताप में वृद्धि होगी तो बर्फ में समन्वयी संख्या तो 4 रहेगी, लेकिन अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाती है, मतलब अणु दूर दूर चले जाते हैं, और दूर दूर चले जाते हैं तो घनत्व में थोड़ी कमी आती है, घनत्व में थोड़ी कमी आती है। और जो बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके पास आसपास उसकी जो समचतुष्फल की संरचना थी वो बिगड़ जाती है, भंग हो जाती है, मीन्स बिगड़ जाती है, और समन्वयी संख्या 4.4 तक बढ़ जाती है। अब फिर ताप और बढ़ाएं तो उच्च ताप मीन्स लगभग 4 डिग्री पर समन्वयी संख्या लगभग 5 हो जाती है, और समन्वयी संख्या के बढ़ने से घनत्व में भी वृद्धि होती है, लगभग 10% वृद्धि। अब देखिए, ताप को हम 4 डिग्री से और ऊपर बढ़ाएं तो समन्वयी संख्या तो वही रहेगी, लेकिन अंतरा आणविक दूरी फिर बढ़ेगी, और इससे लगातार घनत्व का घटता चला जाएगा, मीन्स कम होता चला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि द्रव जल की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, स्थिर नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती। द्रव जल की संरचना हमेशा बदलती रहती है। कारण? क्योंकि जल के अणु तापीय गति करते रहते हैं, मतलब तापीय गति के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं, टेम्परेचर के कारण थर्मोडायनेमिक मोमेंट। अब यहाँ आगे चल के क्या हुआ, दो वैज्ञानिक नार्टन और लेवी ने 1971 में अन्य तकनीकों का प्रयोग किया, जिसमें न्यूट्रॉन विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन का प्रयोग किया, और उन्होंने जल के अणुओं के बीच कोणीय संबंध पाया। क्या पाया? कोणीय संबंध, जो कि जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है? हाइड्रोजन बंध की। और अपन जानते हैं जल के अणु में हाइड्रोजन बंध होता है, और इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल के अणुओं में एसोसिएशन, संगुणन, मीन्स वो पास पास आते हैं। अब इस संगुणन की बात बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समझाई, व्याख्या की, लेकिन इसमें क्लस्टर मॉडल, मतलब क्लस्टर नाम के वैज्ञानिक ने जो समझाया वो सबसे ज़्यादा मान्य है, या अर्थात उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है।
और इसके आधार पर हम जल के सभी गुणों को समझा सकते हैं। अब ये क्लस्टर मॉडल हमें क्या कहता है कि द्रव जल जो होता है वो जल के एकाकी अणु यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स और अणुओं के झुंडों का मिश्रण है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ? अकेले अणु भी होते हैं और ग्रुप्स भी होते हैं जल के इन क्लस्टरों में, तभी तो इसको क्लस्टर मॉडल कहते हैं, वैज्ञानिक का नाम नहीं है, सॉरी। जल के इन क्लस्टरों में जल के विभिन्न अणु चतुष्फल के आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। क्या मतलब? जल के इन क्लस्टरों में जल के बहुत सारे अणु आपस में चतुष्फल के आकार में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। और इन क्लस्टरों के बीच में सिंगल मॉलिक्यूल्स फैले रहते हैं, अकेले मॉलिक्यूल्स भी वहाँ बीच बीच में रहते हैं। ये क्लस्टर बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, जिससे एकाकी जल के अणु इस क्रिया में भाग लेते हैं। मीन्स उस क्लस्टर के बनने टूटने में सिंगल मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इस प्रकार एकाकी अणु और क्लस्टर में इंटरचेंज होता रहता है। क्या मतलब हुआ कि आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल क्लस्टर में कन्वर्ट होते हैं और क्लस्टर सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। यह आपको चित्र में द्रव जल की संरचना दी गई है, जहाँ क्लस्टर को समझाया गया है और साथ में सिंगल मॉलिक्यूल्स भी दर्शाए गए। अब हम बात करते हैं द्रव में ससंजन, कोहेसन ऑफ लिक्विड। आप सभी जानते हैं कि द्रव के अणुओं में क्रिस्टलीय ठोस की भांति प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, कि वो इतनी मजबूती से नहीं होते कि द्रव के अंदर स्थानांतरण ही नहीं हो, गति नहीं हो। क्या मतलब? कि ठोस की भांति इनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता द्रव में। ये इनमें इतने मजबूत नहीं होते कि इनमें स्थानांतरण नहीं हो, किंतु गैस के अणुओं की तरह इतने स्वतंत्र भी नहीं होते कि उनके मध्य आकर्षण बल को क्या मान लें हम? नेग्लिजिबल। कहने का मतलब गैसों के समान आकर्षण बल नगण्य भी नहीं है और ठोस के समान बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अतः द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल इतना होता है कि वहाँ पर परस्पर द्रव के सतह के भीतर ही बंधे रहते हैं अणु। क्या मतलब? आपके द्रव की सतह के भीतर ही अणु रहते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनमें वाष्पीकरण होता है। द्रवों के अणुओं के मध्य इस आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजन। और इस बल को ससंजक बल कहते हैं, कोहेसन फोर्स। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास द्रव के अंदर जो अणु है वो एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। कुछ हो सकते हैं कि वो वाष्पीकृत हों, वो अपवाद होंगे। अब हम बात करते हैं द्रव क्रिस्टल्स की, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की बात करेंगे मेसोमॉर्फिक अवस्था, मीजोमॉर्फिक स्टेट। अब ये मीजोमॉर्फिक स्टेट क्या होती है? कुछ ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो वो पहले वे एक निश्चित ताप पर पिघल करके अविल द्रव अथवा अपारदर्शी टर्बिड में परिवर्तित होते हैं। जब और गर्म करेंगे तो इस अविल द्रव को तो वह एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव अथवा पारदर्शी द्रव में बदल जाता है। इस द्रव को जब ठंडा करेंगे, उल्टा करें तो विपरीत प्रक्रिया होगी और उसी ताप पर स्वच्छ द्रव अविल द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और ठंडा करेंगे तो अविल द्रव का उसी ताप पर क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। अब हम देखें तो हमें पता चलता है कि अविल द्रव के गुण क्रिस्टलीय ठोस के समान होते हैं। अविल द्रव के गुण किसके समान? क्रिस्टलीय ठोस के। उदाहरण लें तो अविल द्रव क्रिस्टलीय ठोस के समान विषम देशिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक, अर्थात दिशा परिवर्तन से इनके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। और इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों के इस विषम देशी गुण से समानता के कारण इन्हें लिक्विड क्रिस्टल कहा गया। क्या कहा गया? लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन अविल द्रवों को लिक्विड क्रिस्टल कहना बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके द्रवों के बहुत सारे गुण क्रिस्टलीय ठोसों से नहीं मिलते, बल्कि किससे मिलते हैं? द्रवों से। द्रवों के बहुत सारे गुण, अविल द्रवों के बहुत सारे गुण जो है ठोस अवस्था से नहीं मिलते, क्रिस्टलीय ठोसों से नहीं मिलते, बल्कि द्रवों से मिलते। इसलिए इनको द्रव और ठोस की बीच की अवस्था मानते हैं। किसको? अविल द्रव को। और उस अवस्था को क्या कहा गया है? मेसोमॉर्फिक अवस्था। क्या मतलब? ये जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था हमने कहा है अविल द्रव, वो कहलाती है मेसोमॉर्फिक स्टेट।
अब हम देखेंगे कि दो हमारे पास कंडीशन आती है, एक आता संक्रमण ताप और एक आता गलनांक। संक्रमण ताप किसे कहेंगे हम? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस अविल द्रव मीन्स वो जो ठोस से क्या बना हुआ, अविल द्रव बना हुआ है, स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण ताप। और वह ताप जिसमें ठोस अवस्था से स्वच्छ द्रव अवस्था बनती है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक है, ठोस अवस्था से स्वच्छ द्रव अवस्था बनती है तो उसे कहते हैं गलनांक, और जहाँ पर ठोस अवस्था से अविल द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब देखिए द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो सामान्यतः क्या होता है? दीर्घ कार्बन श्रृंखला युक्त, जिनमें कार्बन संख्या ज़्यादा हो, एस्टर या ईथर जैसे RCOR- या ROR- में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। किस प्रकार का? द्रव क्रिस्टल का। यहाँ पर R- क्या है? एक लंबी श्रृंखला का एल्काइल समूह है। इसके अलावा और उदाहरण देखें तो कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के बीच में C+N, N+N O या C+C समूह पाए जाते हैं, वे मेजोमॉर्फिक अवस्था बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेजोमॉर्फिक अवस्था। सबसे पहला ठोस कोलेस्ट्रिल बेंजोएट। कोलेस्ट्रिल बेंजोएट का पता चला 1888 में, जिसमें ये गुण पाया गया। कौन सा? आपके मेजोमॉर्फिक अवस्था वाला। इसका संक्रमण ताप 145 डिग्री है और गलनांक 178 डिग्री। इसका मतलब 145 डिग्री पर ये ठोस एक आविल द्रव में कन्वर्ट होता है और 178 डिग्री पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण आपको सारणी में और दिख रहे हैं जो कि मेजोमॉर्फिक अवस्था यानी लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं। डाईएथिल बेंजीडीन, पैराजॉक्सी एनिसोल, पैराजॉक्सी फेनिटोल, एनिसेल्डेजिन, पैरामिथोक्सीसिनेमिक अम्ल, डाई पैरा एथोक्सी बेंजोल, अमीनोफेनिल मरकरी। इनके सारणी में संक्रमण ताप और गलनांक दिए गए हैं। आपको संक्रमण ताप और गलनांक याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक उदाहरण क्या कर लें बहुत है, और ये कुछ उदाहरण ज़रूर आप याद कर लें तो ठीक रहेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की।